तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। आज की कहानी सुनाऊँ उससे पहले उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुए हत्याकांड के बारे में आपको बताता हूँ। देवरिया जिले के रुद्रपुर इलाके में दो पक्षों के बीच ज़मीन का विवाद चल रहा था। ये विवाद पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव और सत्य प्रकाश दुबे के बीच चल रहा था। ये विवाद सालों से चल रहा था और विवाद का मेन मकसद ये था कि जो सत्य प्रकाश दुबे थे, उनके बड़े भाई ज्ञान प्रकाश दुबे, उन्होंने अपने हिस्से की ज़मीन प्रेम यादव के परिवार वालों को बेच दिया था। लेकिन सत्य प्रकाश दुबे के परिवार वाले जो थे वो लोग उस ज़मीन को छोड़ नहीं रहे थे, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा था। लेकिन होता ये है कि 2 अक्टूबर को सुबह सुबह गांव के कुछ लोग शौच के लिए और बाकी अपने कार्यों के लिए खेत की तरफ जब जा रहे थे तो वहाँ पे उन्हें सड़क किनारे एक डेड बॉडी दिखाई देती है। और जब वो नज़दीक जाके चेहरा देखते हैं तो वो चेहरा था प्रेम यादव का। ये देखने के बाद तो सब लोग वहाँ पे जितने भी लोग थे वो हैरान हो जाते हैं। और इस खबर को जब परिवार वाले सुनते हैं तो उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। प्रेम यादव के परिवार वाले बिना कुछ पता किए उनका शक सत्य प्रकाश दुबे के परिवार वालों पे जाता है। वो लोग आनन फानन में जो भी उनके पास हथियार थे वो लेकर सत्य प्रकाश दुबे के परिवार पे हमला बोल देते हैं, उसके आवाज़ पे हमला बोल देते हैं और जो भी रास्ते में मिलता है उन सबको मौत के घाट उतार देते हैं। उन्होंने हमला करीब 7 से 8 बजे करीब किया था। इस दर्दनाक घटना में दुबे के परिवार में 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, जिनमें दुबे की पत्नी, उनकी 2 बेटियां और एक बेटा था। घटना की जानकारी मिलते ही रुद्रपुर समेत आसपास की पुलिस टीम वहां पहुंचती है। पुलिस जरूरी कार्रवाई करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इस घटना पर उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना अफसोस जताया है और आरोपियों के खिलाफ उन्होंने कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा है, जिसके बाद आरोपियों में से 14 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। और जैसे भी इस घटना में कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊँगा। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। एक युवक एक महिला को दिन दहाड़े बीच सड़क पे चाकू से गोद रहा था और कुछ लोग उस महिला को बचाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ नवयुवक बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो जो युवक उसको मार रहा था वो उन लोग से अपना हाथ छुड़ा के उस महिला को कूद के चाकुओं से मार रहा था। उसी में से कोई कंट्रोल रूम को फ़ोन करता है और उसके बाद वहाँ पे पुलिस बल पहुँचती है। लेकिन जब तक पुलिस पहुँचती है तब तक उस महिला का काम तमाम हो चुका था। ये घटना है 17 मई 2023 की। समय था 2:30, 2:30 बजे का समय हुआ था। और ये घटना का स्थान है राजस्थान का अजमेर ज़िला। अजमेर ज़िला के पास एक अलवर गेट के पास का ये मामला है। महिला की मृत्यु हो जाती है, पुलिस टीम आती है, उसके बाद उसका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज देती है। जिस शख्स ने मारा था वो वहीं पे बैठा हुआ था। शख्स का नाम विवेक था और उस महिला का नाम था कृति चौहान। आसपास जितने भी लोग थे वो दोनों शख्स को जानते थे, क्योंकि वो जो महिला थी वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी और जो विवेक था वो कार के लेन देन का काम करता रहता था। मतलब एक दलाल टाइप का वो काम करता रहता था। कार को लेना बेचना, मतलब किसी से लिया और कुछ कमीशन बढ़ा के उसको दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, यही वो काम करता रहता था। और महिला एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। लास्ट जब पोस्टमार्टम के लिए गई तो आसपास के लोग बातचीत करने लगे कि क्या था, लव अफेयर था, ये था वो था, इधर उधर की बातें करने लगे थे। पुलिस की टीम विवेक उर्फ, इसका पूरा नाम था विवेक उर्फ विमान, इसको गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद इससे पूछताछ करती है। विवेक सीधे सीधी बात करता है, वो इधर उधर की बातें ना करके वो सीधी सीधी बात करता है। वो बोलता है कि कृति चौहान जो है उसकी शादी हो चुकी है, उसकी एक बेटी है। उसका जो पति है वो चेक बाउंस के फ्रॉड में 9 महीने से जेल में है। और कृति की जो शादी हुई थी वो 2012 में हुई थी। अभी फ़िलहाल कृति की उम्र 32 साल और विवेक की उम्र भी अभी 32 साल थी है। दोनों की उम्र 32 साल है। पहली बार कृति और विवेक की मुलाकात फेसबुक पे हुई। फेसबुक पे पहले इन दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती कब प्यार में बदल गई और कब इन दोनों के संबंध हो गए ये दोनों को पता ही नहीं चला। इन दोनों के संबंध 2 साल से थे और इन 2 सालों में विवेक कृति के ऊपर बहुत खर्चे किया करता था। वो उसे हज़ारों रुपए की शॉपिंग कराता था। वो हफ्ते में उसे 8 से 10 हज़ार तक की शॉपिंग कराता था। और अभी करीब 4 से 5 महीने पहले उसी ने नया मॉडल का आईफोन भी कृति को गिफ्ट किया था। लेकिन बीते कुछ महीनों में कृति ने विवेक को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। वो विवेक से बात नहीं करती थी।
वो विवेक को कॉल नहीं करती थी, और जब विवेक कॉल करता था तो इधर उधर की बातें करती थी। वो बोलती थी कि मैं बिजी थी, मैं पढ़ाने में बिजी थी, मैं कोचिंग में बिजी थी, आज मीटिंग थी, ऐसी ऐसी तरह की बहुत सारी बातें करती है और वो विवेक को इग्नोर करती रहती है। लेकिन इन सब इग्नोरेंस से विवेक परेशान हो जाता है और वो उसकी जासूसी करना चाहता है। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद कृति के ज़िंदगी में कोई और शख्स आ गया है जिसकी वजह से ऐसा कर रही है। जिसके बाद विवेक उसकी जासूसी करता है और जासूसी में उसको यह पता चलता है कि एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम अनिल शर्मा है, वो उसकी ज़िंदगी में आ चुका है और वो उसी से अभी इस समय उसी के रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से वो विवेक से दूर जा रही है। लेकिन विवेक को ये बर्दाश्त नहीं होता है। जब उसको कन्फर्म हो जाता है कि अनिल शर्मा से इसकी बातचीत अब चल रही है और अनिल शर्मा उसी के स्कूल में पढ़ाते हैं, उसी के स्कूल में प्रोफेसर हैं, उसी कॉलेज में प्रोफेसर थे वो। जिसके बाद उसी दिन विवेक कृति को फ़ोन करता है और बोलता है कि अनिल शर्मा कौन है। कॉल पे तो नॉर्मल सी वो बात करती है और बोलती है कि अनिल शर्मा ये हमारे स्कूल में बहुत पुराने प्रोफेसर हैं, बहुत पहले से पढ़ाते हैं, एक्सपीरियंस प्रोफेसर हैं, और इधर उधर की बातें करती है। लेकिन विवेक को समझ आ चुका था कि मामला क्या है। उसके बाद वो कृति खुद बोलती है कि अगर तुमको डाउट कोई लग रहा है, ऐसा कोई डाउट लग रहा है, तो तुम कल किसी रेस्टोरेंट में या किसी कैफेटेरिया में मुलाकात कर लो और मैं तुम्हारी भी अनिल से मुलाकात भी करवा दूंगी, तुमको पता चल जाएगा कि ये कौन है, क्या है। इस पर विवेक राजी हो जाता है और 17 मई 2023 को उन तीनों की मुलाकात फिक्स हुई थी। एक कैफेटेरिया था जिसका नाम था जायका रेस्टोरेंट। जायका रेस्टोरेंट पे इन तीनों की मुलाकात होती है और वहाँ मुलाकात के बाद ये तीनों नॉर्मल सी पहले बातचीत करते रहते हैं। कृति विवेक और अनिल का इस तरह से परिचय कराती है। अनिल से बोलती है कि ये विवेक हैं और ये हमारे पति के फ्रेंड हैं, और जब भी मेरे पति जब से जेल में है ये मेरी मदद करते हैं, काफ़ी मदद करते हैं, और मेरी बेटी का भी ख्याल रखते हैं। इस तरह की बातें करती है। और अनिल के बारे में बोलती है कि हमारे स्कूल में प्रोफेसर हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, ये हमारे साथ काम करते हैं और बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ करके बातें करती है। लेकिन बातचीत में मामला थोड़ा गर्म हो जाता है और कुछ ऐसे इशारे कृति और अनिल के बीच में होती है, जो मतलब ऐसा कुछ बात हो रहा था जिसको कृति बोल रही थी कि इस बात को बंद कर दो। जब अनिल आता है, चाय कॉफ़ी ये लोग पीते हैं, उसके बाद विवेक को वो समझाने लगता है। वो समझाते समझाते बोलता है कि इसको परेशान मत किया करो। कल तुमने इसको क्या बोला था कि आज इतना परेशान हो चुकी है, क्यों इसको परेशान करते रहते हो, इसका साथ छोड़ दो। ऐसा ऐसा करके वो बातें करता है जैसे कि वो विवेक को जानता ही नहीं है। लेकिन विवेक को ये चीज़ पहले ही मालूम था कि ये सब चाल कृति की है। कृति ने इसे पहले ही समझा रखा होगा कि जब वो आएगा तो तुम अजनबी बन के बात करना। बातचीत करते करते मामला थोड़ा गर्म हो जाता है और बात गाली गलौज पे आ जाती है। गाली गलौज करने के बाद विवेक वहाँ से निकल जाता है, बोलता है कि ठीक है, मेरी गलती होगी, ठीक है, मुझे माफ़ करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद कृति उसको छोड़ने के लिए गेट के बाहर आती है और गेट के बाहर आने के बाद वो विवेक उससे पूछता है कि अंतिम बार तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं। कृति साफ मना कर देती है और बोलती है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बेटी है और अब शादी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। ये सुनने के बाद जैसे विवेक अपना आपा खो देता है। वो उसके पास एक बैग था, उस बैग से वो चाकू निकालता है और वहीं सड़क के बीच में ही उसको चाकुओं से रौंदने लगता है। और वही स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कि बीच सड़क में उसको चाकुओं से गोदने लगता है, कूद कूद के मारता है और मारने के बाद उसकी हत्या कर देता है। हत्या के बाद उसकी गिरफ्तारी होती है और उसको जेल भेज दिया जाता है। अब जरा आप सोचिए, कृति दो लोग को आमने सामने बैठाकर दोनों को बेवकूफ़ बना रही थी। उधर अनिल शर्मा से शायद उसने शादी का वादा कर लिया था और इधर विवेक की वो पहले ही गर्लफ्रेंड थी, एक तरह से गर्लफ्रेंड थी। विवेक ने अपने हाथ पे एक टैटू भी, कृति के नाम का एक टैटू भी बनवाया था। तो क्या अनिल शर्मा को अनिल को पता नहीं था कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है? और उसके बाद भी वो ऐसी चीज़ें कर रही थी। विवेक 2 सालों में 10 से 15 लाख रुपए उस लड़की के ऊपर खर्च कर चुका था। वो महीने में 20 से 25 हज़ार की शॉपिंग कभी कभी कराता था। कॉस्मेटिक से लेके कपड़े, लिपस्टिक, जो भी चीज़ें लेडीज़ के यूज की चीज़ें होती हैं वो बड़े बड़े उसको गिफ्ट देता था। अभी 4 से 5 महीने पहले उसने लेटेस्ट मॉडल का आईफोन उसको गिफ्ट किया था। इतनी सारे खर्च, इतने सारी चीज़ें वो विवेक कर रहा था। तो आखिर में आप खुद सोच सकते हैं कि वो इतनी खर्च क्यों कर रहा था। उसके पीछे उसका कोई मकसद होगा, कुछ मोटिव होगा, या तो वो शादी करना चाहता होगा या उससे संबंध बनाना चाहता होगा या जो भी उसका मोटिव हो। लेकिन इतने पैसे वो खर्च कर रहा था
और इतने पैसे खर्च करने के बाद कृति उसको फ़ोन नहीं करती थी, और जब वो फ़ोन करता था तो इधर उधर के बहाने बनाती। और उसने एक प्यून को भी सेट कर रखा था। उस प्यून ने बताया था कि ये लोग जो कॉलेज का कैफेटेरिया होता है उसमें घंटों घंटों बैठ के दोनों बातें करते रहते हैं। क्या बातें करते हैं ये तो उसको नहीं पता था, लेकिन बातें करते रहते हैं। जिसके बाद विवेक ने उसको कॉल किया। कॉल करने के बाद इन दोनों के इशारों को समझ गया, और समझने के बाद वही किया जो नहीं होना। तो ये थी आज की कहानी। आशा आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर कर दबाएँ। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।